20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार बेंगलुरु के वैली कवल में बसपा गार्डन के पास एक 3 मंजिला बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का एक तेज बदबू से जीना मुश्किल हो गया था। ये बदबू कई दिनों से आ रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। जब लोगों ने इसके सोर्स को खोजना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के घर से आ रही है। तब उस घर के मेन डोर पर ताला लगा हुआ था, इसलिए पड़ोसियों ने इस बिल्डिंग के मकान मालिक जीवन राम को कॉल करके बदबू आने की शिकायत की। इस 1 BHK फ्लैट में 29 साल की महालक्ष्मी किराए पर रहती थी। जब मकान मालिक ने उसे कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था और तब तक वो स्मेल सहन करने के लिमिट से काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए फ्लैट का खुलना बहुत ही जरूरी हो गया था। तो मकान मालिक ने महालक्ष्मी का रेंट एग्रीमेंट निकाला, जिसमें इमरजेंसी कांटेक्ट में उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन लक्ष्मी का नंबर दिया हुआ था। लक्ष्मी को कॉल करके बताया गया कि तुम्हारी छोटी बहन महालक्ष्मी के घर से बहुत तेज बदबू आ रही है और न सिर्फ उसके घर पर ताला लगा हुआ है बल्कि उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लक्ष्मी ने ये बात अपनी माँ और अपने भाई हुकुम सिंह को बताई और तब तक शाम के 7 बज गए थे, इसीलिए उन्होंने महालक्ष्मी के घर अगले दिन सुबह जाने का फैसला किया। फिर सुबह 21 सितंबर 2024 को माँ मीना राणा, बड़ी बहन लक्ष्मी और उसका पति इमरान उस बिल्डिंग में पहुँचते हैं। बदबू इतनी ज्यादा थी कि उस बिल्डिंग के बाहर तक आ रही थी। फ्लैट बाहर से लॉक्ड, फोन स्विच ऑफ, ऊपर से ऐसी बदबू। ये तीनों फैक्टर्स किसी भी नॉर्मल शख्स के मन में एक अनहोनी का डर पैदा कर सकती है, और जिस अनहोनी का डर था असलियत तो उससे भी कई ज्यादा ब्रूटल और खौफनाक थी। लेकिन इन सब में एक बात तो अच्छी थी कि महालक्ष्मी ने अपने घर की एक्स्ट्रा चाबी अपने माँ के पास दे रखी थी, तो महालक्ष्मी के घर वाले उस चाबी का यूज करके उस अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अचानक ही बहुत ही तेज बदबू का भपका उनको महसूस होता है। फिर भी कैसे ना कैसे करके वो लोग धीरे धीरे फ्लैट के अंदर दाखिल होते हैं और बदबू इतनी ज्यादा आ रही थी कि एक पल को भी खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो पा रहा था। वो एक 1 BHK फ्लैट था, इसलिए मेन डोर सीधा उसकी रूम में ही खुलता था। सबसे पहले महालक्ष्मी की माँ मीना अंदर जाती है और उनके पीछे उनकी बड़ी बेटी लक्ष्मी अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर रही थी। दोनों कैसे भी करके मुंह नाक ढककर रूम के अंदर गए, जहाँ सैकड़ों मक्खियाँ भिनभिना रही थी। ऐसे में लक्ष्मी ने रूम से अटैच कंबाइंड बाथरूम एंड टॉयलेट चेक किया, लेकिन वहाँ भी ऐसी कोई गंदगी नहीं थी जो इस बदबू की वजह हो। रूम भी छोटा सा ही था और वहाँ कोई बेड भी नहीं था, बल्कि जमीन पर ही एक चटाई और बेडशीट और चादर पड़ी हुई थी, जिसके बगल में एक काले रंग का बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ था। लेकिन महालक्ष्मी के माँ के कदम और निगाह उस एक जगह पर आकर थम गए जहाँ सबसे ज्यादा बदबू और मक्खियों का झुंड मंडरा रहा था, और वो एक फ्रिज था। डर और अनहोनी की आकांक्षा उनकी इस फ्रिज को खोलने की हिम्मत को तोड़ रही थी। लक्ष्मी ने दोबारा कंफर्म करने के लिए फिर से वॉशरूम को चेक किया और जैसे ही वो पलटी तब तक उसकी माँ ने वो फ्रिज खोल दिया था और फ्रिज का डोर खुलते ही बेहद गंदी स्मेल बाहर निकली, जिस वजह से वो फौरन दूर जा खड़ी हो गई। जब तक दिमाग कुछ समझने की कोशिश कर पाता तब तक कुछ ही सेकंड में उनकी नजर में कुछ ऐसा आया जिससे उनकी चीखें निकल गई। फ्रिज के तीनों शेल्फ में महालक्ष्मी की लाश के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। टॉप शेल्फ में उसके पैर, बॉटम शेल्फ में उसका सिर कटा हुआ पड़ा था। शायद ही कोई शख्स होगा कि जो इस मंजर को देख पाए, और वो भी जब किसी अपने के साथ ऐसा हुआ हो। मुझे नहीं लगता इस मंजर को अपनी खुली आंखों से देखने वाले इस पल को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भूल पाएंगे। फिर यहाँ पर उनकी चीख पुकार सुन आसपास के रहने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुँचती है और पुलिस के लिए भी उस कमरे में पैर रखना तक मुश्किल हो गया था, इसलिए सभी पुलिस वाले डबल मास्क लगाकर अंदर जाते हैं। पुलिस के सामने भी ऐसा मंजर था जो शायद उन्हें कभी देखने को नहीं मिला हो। देखते ही देखते ये खबर न्यूज चैनल्स एंड सोशल मीडिया पर फैल गई। जब किसी केस में हैवी मीडिया कवरेज होता है तो बहुत सारे फैक्ट्स एंड डाटा या तो गलत होते हैं या फिर इंटेंशनली तोड़ मरोड़ कर दिखाए जाते हैं, ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया टीआरपी के लिए इसे जितना हो सके उतना सेंसेशनल दिखा सके। जब ये खबर सामने आई तो न्यूज चैनल्स में क्राइम सीन का डिस्क्रिप्शन बहुत ही अलग था। पुलिस के पहुंचने के बाद क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन के लिए मेडिकल स्टाफ के साथ फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच गई। घर में किसी भी फोर्सेबल एंट्री के साइन नहीं थे, यानी कातिल कोई जोर जबरदस्ती से अंदर नहीं आया था, जिससे
साफ था कि महालक्ष्मी उसे अच्छे से जानती होगी। हर तरफ मीडिया में इस क्राइम सीन को चीख चीख के बताया जा रहा था कि फर्श पर हर तरफ खून के निशान और मांस के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी थी। जैसा आपने इस क्लिप में देखा, रूम में ना कोई मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे और ना ही खून फैला हुआ था। इनफैक्ट जब एफएसएल टीम ने ल्यूमिनॉल केमिकल से फर्श को क्लीन किया तो उन्होंने बताया कि अपराधी इतना शातिर था कि उसने बड़ी ही सफाई से क्राइम सीन को साफ कर दिया ताकि ज्यादा ट्रेसेस ना मिल पाए। कहते हैं ब्लड इज द लैंग्वेज ऑफ क्राइम सीन। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने ल्यूमिनॉल नाम के इस केमिकल का यूज किया जो कि ब्लड के साथ रिएक्ट करके ब्लू लाइट एमिट करता है, जिससे ब्लड के वो पार्टिकल्स भी दिख जाते हैं जो नॉर्मल आंखों से विजिबल नहीं हो पाते। तो फिर इसके बाद जांच के लिए लाश के टुकड़ों को और उस रेफ्रिजरेटर को सील करके लैब में भेज दिया गया था। शरीर के टुकड़ों की गिनती जब शुरू हुई थी तो पहले कुछ 30 टुकड़ों की बात सामने आई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो ये सामने आया कि महालक्ष्मी के शरीर के 59 यानी 59 टुकड़े किए गए थे। इसके बाद एफएसएल की टीम ने रिवील किया था कि जब बॉडी हमें मिली थी तो उसके बॉडी पार्ट्स एडवांस स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन में पहुंच गए थे, जिस वजह से उसमें कीड़े भी लग गए थे। इस बात से ये साफ था कि कत्ल हुए काफी दिन बीत गए थे। क्योंकि बॉडी फ्रिज के अंदर थी इसलिए स्मेल बहुत दिनों तक घर के बाहर नहीं जा सकी। इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले महालक्ष्मी के बैकग्राउंड के बारे में खंगालना शुरू किया, जिससे जल्दी ही इस केस की कड़ियां खुलना शुरू हो गई। हुक्कम सिंह, महालक्ष्मी की मां मीना राणा और पिता चरण सिंह ओरिजिनली नेपाल के टीकापुर से थे और 35 साल पहले काम की तलाश में बेंगलुरु आकर बस गए थे। उनके 4 बच्चे थे, महालक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों जुड़वा बेटियां और 2 बेटे हुक्कम सिंह और नरेश। लक्ष्मी की शादी इमरान से हुई थी और शादी के बाद लक्ष्मी ने अपना नाम बदलकर शाहिदा बसुला कर लिया था। वही महालक्ष्मी की शादी हेमंता दास से हुई थी और उन दोनों की एक बेटी भी थी। लेकिन पिछले साल सितंबर 2023 से महालक्ष्मी अपने पति हेमंता से अलग रहने लगी थी। ऐसे केसेस में पहला शक हमेशा पति पर ही जाता है, इसलिए पुलिस की लिस्ट में हेमंता दास सस्पेक्ट नंबर 1 था। हेमंता की मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप थी। वही महालक्ष्मी मल्लेश्वरम में फैशन फैक्ट्री नाम के क्लोथिंग आउटलेट में जॉब करती थी और हेमंता से पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी का बाहर किसी के साथ अफेयर था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई भी होती थी। दोनों के बीच डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन वो हेमंता को छोड़कर चली गई थी। पहले 4 महीने तो उसने अपनी बेटी को साथ रखा, लेकिन बाद में उसे हेमंता के पास भेज दिया और अब हेमंता ही अपनी बेटी को संभाल रहा था। महालक्ष्मी बस 10-15 दिन में अपनी बेटी से मिलने आती थी और अभी 25-30 दिन पहले ही अपनी बेटी से मिलने उसकी शॉप पर आई थी। अलग होने के बाद महालक्ष्मी कुछ दिन तो अपने माँ के साथ रही, लेकिन बाद में वैली कवल में इस 1 BHK अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि महालक्ष्मी तकरीबन 5-6 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई थी। तब वो जॉब के लिए सुबह 9:30 बजे निकल जाती और देर रात 10:30 बजे तक आ जाती थी। इसीलिए उसका मोहल्ले में किसी से भी कोई खास इंटरेक्शन नहीं था। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अक्सर उसे एक लड़के के साथ आते जाते देखा था और वो लड़का कुछ दिनों के लिए उसके साथ उसके घर पर भी रुका था। पुलिस के लिए ये पॉइंट बहुत ही अहम था, इसलिए महालक्ष्मी के बैकग्राउंड की गहराइयों से राज निकालने के लिए पुलिस की कई टीमें जांच पर लग गई थी। एक टीम कॉल डिटेल्स चेक करने में और एक टीम आसपास के एरिया में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खंगालने में और एक टीम ने हेमंता को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। हेमंता और महालक्ष्मी की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन दोनों के रिश्ते में खटास तब आना शुरू हो गई थी जब हेमंता को महालक्ष्मी के कैरेक्टर पर शक हुआ था। हेमंता ने पुलिस को 3 नाम बताए, एक उसके स्टोर के मैनेजर का जहां ये काम करती थी, एक कॉमन फ्रेंड और तीसरा नाम जिस पर हेमंता को महालक्ष्मी के कातिल होने का पूरा शक था, क्योंकि एक दिन चुपके से महालक्ष्मी का मोबाइल फोन चेक करने पर उसने उन दोनों की चैट्स पकड़ ली थी और वही शख्स उनके रिश्ते टूटने की वजह भी बना था। और वो शख्स था अशरफ, जो प्रोफेशन से बेंगलुरु में एक बार्बर था और उत्तराखंड से बिलोंग करता था। अफेयर के चलते हेमंता ने अशरफ के खिलाफ नीला मंगला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी फाइल कर दी थी। इसके जवाब में महालक्ष्मी ने उल्टा अपने हस्बैंड हेमंता पर ही फिजिकल असॉल्ट करने की शिकायत दर्ज करवा दी थी। एक लड़की का दूसरे धर्म के लड़के से अफेयर होना और उसकी लाश के टुकड़े
हुए फ्रिज के अंदर मिलना। कहानी कुछ सुनी सुनाई लग रही। इसी के चलते मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक मई 2022 में हुए श्रद्धा आफ्ताब मर्डर की चर्चा फिर से होने लगी, जिसमें आफ्ताब ने अपनी लिविंग पार्टनर श्रद्धा वॉलकर के 35 टुकड़े कर 300 लीटर के एक फ्रिज में भर दिए थे। लेकिन इस केस को लेकर अलग अलग ओपिनियन में बटी इस दुनिया से सच कोसों दूर था। हेमंता की कई सारी बातें पुलिस को वेरीफाई करने पर सच मिली। इस वजह से वो अब सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो गया था। पर पुलिस के लिए अब अशरफ प्राइम सस्पेक्ट बन गया था और तब तक कुछ साबित होने से पहले ही अशरफ का मीडिया ट्रायल भी शुरू हो गया था। इसलिए पुलिस मीडिया से बचते हुए अशरफ को पुलिस स्टेशन लाकर इंटरोगेट करती है और अशरफ ने एक्सेप्ट भी किया कि उसका महालक्ष्मी के साथ अफेयर था। लेकिन हेमंता से झगड़े और पुलिस केस के बाद से पुलिस को लोकेशन ट्रेसिंग और अशरफ के बयान की सच्चाई और कॉल रिकॉर्ड से वेरीफाई भी हो गई, जिसके बाद ये खबर सामने आ गई कि अशरफ को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है और उसका इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। अब पुलिस के सामने 2 सस्पेक्ट थे, जिनसे पूछताछ के लिए एक टीम मल्लेश्वरम के उसी क्लोथिंग स्टोर में पहुंची जहां महालक्ष्मी जॉब करती थी। लेकिन कॉल डिटेल्स और इन्वेस्टिगेशन में मिली इन दोनों को भी सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया गया और पुलिस के सामने एक नया नाम आया, जिस पर पुलिस को तब शक हुआ जब ये पता चला कि महालक्ष्मी 1 सितंबर को स्टोर पर आई थी और नेक्स्ट डे वो छुट्टी पर थी और उसी दिन से स्टोर पर काम करने वाला वो शख्स भी गायब था। जब महालक्ष्मी और उस शख्स की सीडीआर निकलवाई गई तो पुलिस ने पाया कि दोनों काफी वक्त से एक दूसरे से कांटेक्ट में थे और दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी कॉल्स एंड मैसेजेस भी किए हुए थे और 2 सितंबर को भी दोनों के बीच बातचीत हुई थी। तब उस शख्स को कॉल किया गया तो उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए पुलिस ने उस आदमी के कॉल रिकॉर्ड्स में लास्ट डायल नंबर से कांटेक्ट किया, जो बेंगलुरु में ही रह रहे स्मृति रंजन को लगा। पुलिस ने जब स्मृति रंजन से पूछताछ की तो पता चला कि स्टोर में काम करने वाले शख्स का नाम मुक्ति रंजन रॉय है और वो उसका भाई है। पुलिस के हाथ धीरे धीरे गुनहगार की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनको डर था कि अगर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी कोई भी खबर बाहर आई तो ये उनकी जांच पर इफेक्ट कर सकता है। इसलिए पुलिस ने काफी देर तक मीडिया से इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड डिटेल्स हिडन रखी थी। मुक्ति रंजन के 2 भाइयों और उसकी मां के दिए गए बयान से पुलिस के सामने इस केस की तस्वीर काफी तरह से साफ हो गई थी। क्या है पूरा केस, ये समझने के लिए चलते हैं आज से लगभग 6 महीने पहले, जब मुक्ति रंजन उसी क्लोथिंग स्टोर में काम करने आया जहां उसकी मुलाकात महालक्ष्मी से हुई थी। मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों साथ में न सिर्फ काम कर रहे थे बल्कि छुट्टियों में साथ में वक्त भी बिता रहे थे। मुक्ति उसके लिए महंगे महंगे तोहफे भी लाता था। मुक्ति को महालक्ष्मी के पास्ट के बारे में लगभग सब कुछ पता था और उसे इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन उस वक्त के बाद मुक्ति को महालक्ष्मी का बदला हुआ रवैया नागवार गुजरने लगा। उसने नोटिस किया कि न जाने क्यों पर महालक्ष्मी उससे दूरी बना रही है। मिलना जुलना तो कम कर ही दिया उसने, लेकिन उसने ये भी नोटिस किया शॉप में काम करते हुए भी किसी से घंटों फोन पर बात करती रहती है। महालक्ष्मी के इस बदलते बिहेवियर को देखते हुए मुक्ति को अफेयर का शक हुआ। जिस जगह पर कुछ वक्त पहले ही हेमंता दास खड़ा था, आज वहाँ पर मुक्ति भी खड़ा था। महालक्ष्मी एक शॉर्ट टेम्पर्ड औरत थी। उसको इन सब के बारे में कुछ भी पूछने पर वो बहुत ही जल्दी भड़क जाती थी। इसी वजह से उसके और मुक्ति के बीच काफी झगड़े भी शुरू हो गए थे। महालक्ष्मी अग्रेशन में हाथ भी उठाने लगी थी और इसके लिए वो न वक्त देखती थी न जगह देखती थी। वो कहीं पर भी झगड़ा करना शुरू कर देती थी और मुक्ति पर किसी भी जगह हाथ उठा देती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों में सुलह भी हो जाती थी। मुक्ति इमोशनली और बहुत ही दिल से महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ था। अब ऐसे सिचुएशन में अक्सर ऐसा होता ही है, भले ही रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए लेकिन हाल ऐसा हो जाता है कि ना तो साथ रहा जाता है और ना ही साथ छोड़ा जाता है। 1 सितंबर को वो आखिरी दिन था जब वो दोनों जॉब पर गए थे। उसके अगले ही दिन यानी 2 सितंबर को मुक्ति ने महालक्ष्मी को कॉल करा और कहा कि वो उससे मिलने आ रहा है, जिस पर महालक्ष्मी ने मिलने से साफ मना कर दिया था। जब मुक्ति ने जबरदस्ती आने की बात कही तो महालक्ष्मी ने उसकी पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी। अशोकनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों ने मुक्ति को पकड़कर ना सिर्फ पीटा बल्कि उसको छोड़ने के नाम पर उसकी जेब में पड़े हुए पूरे 10,850 रुपए भी लिए। इसके बाद खुद की पिटाई और पैसे लूट जाने का गुस्सा तो मुक्ति के अंदर था ही, लेकिन फिर भी वो महालक्ष्मी से बात कर मामला सुलझाना चाहता था। इसलिए उसने दोबारा महालक्ष्मी को कॉल किया और मिलने की रिक्वेस्ट की और इस बार महालक्ष्मी ने उसे घर पर आने की इजाजत दे दी। 2 सितंबर की रात
मुक्ति महालक्ष्मी के उस वैली कवल के फ्लैट में मिलने जाता है, जहाँ पर फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि महालक्ष्मी मुक्ति पर लगातार शादी का प्रेशर डाल रही थी और वो एक तरफ मुक्ति से शादी करना चाहती थी क्योंकि उसको फाइनेंशियली मुक्ति से काफी सपोर्ट मिल रहा था, पर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मुक्ति उसके कोई भी कमी पर कोई भी सवाल उठाए। लेकिन मुक्ति अब तक इस रिश्ते से काफी तंग आ गया था। वो पूरी तरह से समझ गया था कि जिस लड़की को सिर्फ पैसों का लालच हो और जिसके कैरेक्टर पर सवाल हो, ऐसे शख्स को अपना जीवन साथी बनाना बहुत बुरा फैसला साबित हो सकता है। इसके बाद इसी डिसएग्रीमेंट पर शुरू हुई लड़ाई जल्दी ही एक भयानक मोड़ ले लेती है। हमेशा की तरह महालक्ष्मी ने फिर से मुक्ति पर हाथ उठाया, लेकिन इस बार मुक्ति का गुस्सा काबू से बाहर हो गया और गुस्से से उसने किसी भारी सामान से महालक्ष्मी के सिर पर वार कर दिया। लेकिन खून से लथपथ महालक्ष्मी को देखकर उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था, बल्कि नफरत की आग में जलते हुए मुक्ति ने उसका गला दबाकर मर्डर कर दिया। रात का वक्त था और कैलेंडर पर 3 तारीख भी चढ़ गई थी। मुक्ति महालक्ष्मी की लाश के साथ उसी कमरे में देर तक बैठा रहा। अपराध तो उसके हाथ से हो ही चुका था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे बचाए। इसके बाद मुक्ति ने YouTube पर डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के तरीके भी सर्च किए, लेकिन उसे उसके लायक कोई भी तरीका नहीं मिल रहा था। फिर इसके बाद उसने महालक्ष्मी की लाश को पंखे से लटकाने की भी कोशिश की, लेकिन घर पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके सपोर्ट से वो इतनी ऊपर चढ़कर ऐसा कुछ कर पाता। इसलिए उसने ये आइडिया वही छोड़ दिया। पूरी रात वो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में ही सोचता रहा, जिसके बाद उसके दिमाग में एक प्लान आया। वो उस फ्लैट से सुबह 11 बजे निकलकर पास की एक शॉप में धारदार चाकू खरीदने गया। पुलिस जब मर्डर वेपन को खोज रही थी तो उन्हें महालक्ष्मी के घर के पास एक बर्तन की दुकान में लगे CCTV में मुक्ति रंजन चाकू खरीदते हुए नजर आया। पुलिस जब मर्डर वेपन को खोज रही थी तब उन्हें महालक्ष्मी के घर के पास से एक बर्तन की दुकान में लगे CCTV में मुक्ति रंजन चाकू खरीदते हुए भी नजर आया था। उसी चाकू से मुक्ति ने महालक्ष्मी के लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू किए। पहले उसका प्लान इन टुकड़ों को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का था और ये सूटकेस आपको इस क्लिप में भी नजर आया होगा। लेकिन जिस जगह पर ये अपार्टमेंट था वो एक भीड़ भाड़ वाला इलाका था, जहाँ देर रात तक भी लोग अपने घरों के बाहर रहते थे। इसलिए ऐसे में उसको अपने पकड़े जाने का भी डर था। तभी मुक्ति की नजर घर पर रखे इस 165 लीटर के फ्रिज पर गई। उसने लाश के टुकड़े किए और इसी फ्रिज में ये सोचकर भी भर दिए कि कई हफ्तों तक इसमें से बदबू नहीं आएगी और वो कुछ दिनों बाद धीरे धीरे कर सब कुछ ठिकाने लगा देगा। यही सोचकर उसने सारे टुकड़े फ्रिज में भर दिए और पूरे घर को अच्छे से साफ किया ताकि कोई भी निशान न रह जाए, और फिर देर रात बाहर से ताला लगाकर चुपके से निकल गया। मुक्ति कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, ऐसे में उसे महालक्ष्मी के मर्डर करने का गिल्ट अपने दिमाग में दीमक की तरह खाने लगा। वो समझ गया था कि गुस्से में उससे ऐसी गलती हुई है जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। साथ ही उसे अपने परिवार की भी काफी फिक्र थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फैमिली पर कोई भी बात आए। लेकिन जिस दलदल में उसे उसके दिल और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। 2 दिन तक इधर उधर भटकने के बाद वो बेंगलुरु में रह रहे अपने भाई स्मृति रंजन को कॉल करता है और उसे घर खाली कर शहर छोड़ने को भी कहता है। फिर स्मृति उससे इसके पीछे की वजह पूछता है, लेकिन मुक्ति उसे मिलकर वजह बताने की बात कहता है। और जब वो स्मृति से मिलता है तो अपना पूरा जुर्म कन्फेस भी कर लेता है और बताता है कि कैसे महालक्ष्मी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। उसने महालक्ष्मी पर 7 लाख खर्चे थे और सोने की चेन भी दी थी। पैसे लुटाने के बाद भी उसका औरों से अफेयर था और रोकने पर उसे ही कई बार जान से मारने की धमकी तक दिलवाई थी। ये सारी बातें बताकर मुक्ति ने स्मृति से शहर छोड़ देने को कहा और खुद बेंगलुरु से ओडिशा के बहरामपुर को निकल गया, जहाँ उसका भाई सत्या रंजन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मुक्ति कुछ दिन उसके हॉस्टल में रुकता है और फिर वहाँ से निकलकर कहीं और चला जाता है। मुक्ति कहीं न कहीं बड़ी ही कश्मकश से जूझ रहा था, इसलिए वो वापस फिर से अपने भाई सत्या के हॉस्टल में आता है और सत्या को भी एहसास हो जाता है कि उसका बड़ा भाई किसी परेशानी में है। इसलिए जब वो पूछता है तो मुक्ति खुद को रोक नहीं पाता और सत्या को भी सारी सच्चाई बता देता है। और तब तक 21 सितंबर को ये केस भी नजर में आ गया था और अक्सर अपराधी क्राइम करने के बाद उस जगह का अपडेट भी किसी न किसी तरह से लेता रहता है। इसीलिए मुक्ति को खबर लग गई थी कि उसका मामला खुल गया है और एक न एक दिन पुलिस उस तक पहुंच ही जाएगी। इसलिए वो बहरामपुर से निकलकर 24 सितंबर की रात 10 बजे भद्रक में अपने माता पिता के पास पहुंचता है। और रात के खाने के बाद माँ को भी एहसास हुआ कि मुक्ति किसी बात से बहुत परेशान है। जब उन्होंने उनसे बात की तो मुक्ति ने माँ को भी सब कुछ बता दिया। उसने लगभग सभी के साथ अपना जुर्म कन्फेस कर लिया था, लेकिन उसने कत्ल करने के तरीके की बात सबसे छुपाई। 25 सितंबर सुबह 4 बजे मुक्ति अपने फादर की स्कूटी लेकर घर से निकल जाता है।
इसके कुछ देर बाद मुक्ति के घर से कुछ दूर वहाँ से गुजर रहे लोगों को कब्रिस्तान में एक पेड़ से लटकी हुई लाश मिलती है। मौके पर पहुंची उड़ीसा पुलिस को उसके लाश के पास खड़ी एक स्कूटी और जमीन पर एक बैग मिलता है जिसमें लैपटॉप और कुछ कपड़े और मोबाइल फोन और एक डायरी भी थी। पहचान करने पर पुलिस को पता चलता है कि यह शख्स और कोई नहीं बल्कि मुक्ति रंजन ही था जिसने मौत को गले लगा लिया था। इसके बाद उड़ीसा पुलिस के थ्रू मुक्ति के घर वालों को इसकी सूचना मिलती है और घर वालों के थ्रू बेंगलुरु पुलिस को, जो पुलिस कुछ दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। बेंगलुरु पुलिस को उस डायरी के 2 पन्नों में लिखा एक नोट भी मिला जिसमें मुक्ति ने टूटी फूटी इंग्लिश में अपना जुर्म कबूला था और साथ ही महालक्ष्मी की बदसलूकी और पुलिस की रिश्वतखोरी का भी जिक्र किया था। इस नोट के अंत में 13 सितंबर 2024 की तारीख लिखी थी जिसमें ये साफ था कि मुक्ति ने ये नोट 13 तारीख या उससे पहले लिखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास था कि एक न एक दिन पुलिस वालों की गिरफ्त में वो आ ही जाएगा। पर वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि बेंगलुरु पुलिस किसी भी तरह उस तक पहुँचे। लेकिन बेंगलुरु पुलिस हर तरह से मुक्ति तक पहुँचने का अटेम्प्ट कर रही थी, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही मुक्ति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अगर स्मृति रंजन ने पहले ही पुलिस को इस बारे में बता दिया होता तो शायद मुक्ति आज जिंदा होता। लेकिन पूरा दोष स्मृति का भी नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होता है और ऐसे धर्म संकट में अक्सर लोग अपनों का ही साथ देते हैं और ऐसे में उन्हें कोई नियम कोई कायदे नजर नहीं आते। ये केस दिखाता है कि महालक्ष्मी के लालच और धोखे की फितरत ने न सिर्फ उसकी जान ले ली बल्कि कई परिवार बर्बाद कर दिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद ही आई होगी।